का होगा समापन। और सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। और इसमें बात करेंगे नागरिक सम्मान की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक दरबार हॉल में आयोजित भव्य समारोह में साल 2021 के पद्म पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाले 119 लोगों को साल 2021 के लिए पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जा रहा है। आज सुबह 3 हस्तियों को पद्म विभूषण, 5 लोगों को पद्म भूषण और 44 हस्तियों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। बाकी बचे हुए हस्तियों को शाम में पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। तो ये उस वक्त की तस्वीरें जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रतिष्ठित लोगों को नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कारों से नवाज रहे थे। आज साल 2021 के पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया। और साल 2021 के लिए जिन लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया उनमें शिक्षाविद डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े, ओडिशा के जाने माने मूर्तिकार सुदर्शन साहू, पुरातत्वविद बीबी लाल को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और वहीं असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान मरणोपरांत और केशुभाई पटेल मरणोपरांत को भी पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्मश्री पुरस्कारों की बात करें तो पद्मश्री पुरस्कार पाने वालों में गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा मरणोपरांत, उस्ताद वुल्फाम अहमद, बास्केटबॉल खिलाड़ी पी अनीता, ब्रिटिश फिल्म निर्देशक पीटर ब्रूक शामिल हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधीर यादव इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद हैं। तो सुधीर, हम जब ये तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, हम जानते हैं कि ये पीपल्स पद्मा अवार्ड है। लोग उन नामों को अपने आसपास ऐसे जो व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व हैं जो कि समाज के लिए, इस देश के लिए बहुत कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, वो उनके नामों को आगे बढ़ाते हैं और सरकार उस पर विचार करती है और उन्हें पद्म पुरस्कार दिया जाता है। आज जब हमने देखा कि कुछ लोगों को आज सुबह दिया गया और ख़बर ये है कि कुछ जो लोग बाकी बच गए हैं उन्हें शाम में पद्म अवार्ड दिए जाएंगे। बिल्कुल असीम, देखिए कोविड-19 के चलते जिस तरह से प्रोटोकॉल थे उसके चलते हुए राष्ट्रपति भवन ने जो व्यवस्था की थी उसके तहत 2020 के भी जो पद्मा अवार्ड थे वो 2 चरणों में दिए गए थे कल, और 2021 के जो पद्म अवार्ड हैं वो भी आज 2 चरणों में दिए जा रहे हैं। सुबह 11 बजे पहला चरण है और शाम को 5 बजे जो है वो दूसरा चरण रहेगा। बिल्कुल जैसा कि असीम आपने कहा कि साफ तौर पर इसमें देखने को मिलता है कि जिस तरीके से ज़मीन से जुड़े हुए लोग न केवल विभिन्न क्षेत्रों में, ख़ास तौर पर अगर हम बात करें कि कृषि, कला, संगीत और सामाजिक सेवा के जो क्षेत्र हैं उसमें किस तरीके से लोग आम जनमानस से जुड़कर एक नए आयाम अपनी सेवा को देते हुए दिखाई देते हैं खास तौर पर, और एक जनमानस की इसमें भागीदारी किस तरीके से बढ़ रही है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए बिल्कुल साफ तौर पर झलकता है कि सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये कोशिश कर रही है कि जो लोग ज़मीनी स्तर पर जुड़कर काम कर रहे हैं, जिन्होंने एक नई मिसाल कायम की है, वो समाज के लोग जो हैं वो सामने आए, सरकार
उनको एक पहचान दे और ख़ासतौर पर आम जनमानस भी उनसे एक सीख ले, प्रेरणा ले कि इन चीज़ों को लेकर एक प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ना है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल जो पद्मा समारोह है, पद्मा अवार्ड समारोह है, उसमें आज साफ तौर पर नज़र आ रही हैं। जी। पहले सुधीर इस तरह के देखा जाता था कि सरकारें अपने तरीके से सेलेक्ट करते थे लोगों को और उन्हें ही ये अवार्ड दिया जाता था, लेकिन अब जब से प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि ये पीपल्स पद्मा है, मीन्स आम लोग खुद ही अपने समाज के आसपास के लोगों को देखें, समझें और उनके नाम को आगे बढ़ाएं, सरकार इस पर विचार करती है और फिर इन्हें दिया जाता है। ये जो एक कनेक्शन है कि ऐसे गुमनाम हमारे जो हीरोज़ हैं उनको अब लोग रिकॉग्नाइज करने लगे हैं इस तरह के अवार्ड के जरिए। बिल्कुल असीम, देखिए साफ तौर पर कल की बात करें, कल कई सारे अवार्ड्स ऐसे थे जिन्होंने बिल्कुल ज़मीन पर, बिल्कुल ज़मीनी स्तर से जुड़कर काम किया है। उसमें से कई लोग ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने जो अपने संसाधन थे वो सामाजिक सरोकार के लिए पूरी तरह से उनका इस्तेमाल किया। तो ये कहीं न कहीं बिल्कुल अपने आप में एक साफ तौर पर मिसाल दर्शाता है कि आपके पास संसाधनों की कमी है, लेकिन आपके पास प्रतिबद्धता की, आपके पास इरादों की बिल्कुल कमी नहीं है। आप अपने इरादों को मजबूती से आगे लेकर बढ़ रहे हैं और किस तरीके से जिस चीज़ को आपने सहा है, उसको आपकी आने वाली पीढ़ी या आपके आसपास के समाज के जो पिछड़े और वंचित वर्ग के लोग हैं, उसको बर्दाश्त ना करें, उसके उससे उनको जूझना ना पड़े। तो ये सारी चीज़ बिल्कुल समाज के क्षेत्र की जो लोग हैं उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं और यही चीज़ साफ तौर पर जो अवार्ड्स हैं उनमें निकल कर आ रही है कि किस तरीके से ना केवल सरकार की ये कोशिश है कि ज़मीनी स्तर पर जो लोग जुड़े हुए हैं, एक अनसंग हीरोज़ की जो बात की जा रही है लगातार, एक ऐसे हीरोज़ जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, टीवी की बात करें, मीडिया की बात करें, सुर्खियों में जो लोग नहीं रहते हैं, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपना काम करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों की बिल्कुल साफ तौर पर सरकार अब उनकी तरफ आगे बढ़ रही है। अपने कदम जो सरकार है वो उनकी तरफ आगे बढ़ा रही है कि हम उन तक पहुँचें और उनकी जो कहानियाँ हैं, उनकी जो प्रेरणादायक काम है, वो आम जनमानस तक पहुँचे। तो बिल्कुल पद्मा अवार्ड समारोह है, उसके ज़रिए भी सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है और साफ तौर पर इसमें कहीं न कहीं एक बिल्कुल हम कहें कि सरकार आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लोगों में भी और ख़ास तौर पर जो पद्मा अवार्ड समारोह के दौरान हमारी बात हुई, वहाँ की जो सम्मानित लोग हुए, उन्होंने भी कहा कि बहुत सारी चीज़ें सरकार की तरफ से पहल की जा रही हैं, क्योंकि कई ने माना कि सरकार उन तक पहुँची है, ना कि उन्होंने कोशिश की कि वो सरकार तक पहुँचे। तो ये साफ तौर पर सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि समाज के जो ऐसे क्षेत्र हैं वहाँ सरकार पहुँचे, इन लोगों को पहचान दिलाए, राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान मिले जिससे लोग इनसे प्रेरणा ले सकें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये भी मकसद कि जो लोग हैं समाज में, जो लोग रहते हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं लगातार समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, वो इनसे प्रेरित होकर और भी बेहतर काम करें ताकि उन्हें भी पद्म सम्मान से सम्मानित किया जाए। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे ताज़ा खबर की। खबर दक्षिण भारत से है। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई स्थानों पर तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। तमिलनाडु में भारी बारिश से अब तक 5 लोगों की मौत भी हुई है। तमिलनाडु के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री KKSR रामचंद्रन ने जानकारी देते हुए कहा है कि अब तक बारिश की वजह से 538 झोपड़ियों को नुकसान पहुंचा है। वहीं 4 मकान पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। क्षेत्रीय मौसम विभाग ने ये बताया है कि अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में हवा का कम दबाव बना रह सकता है। ये पश्चिम उत्तर और पश्चिम दिशा की ओर बढ़ सकता है और चक्रवात में बदल सकता है और इसके गुरुवार सुबह तमिलनाडु के समुद्र तट पर पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु के तटीय इलाकों में अगले 3 दिनों तक तेज बारिश होने की चेतावनी जारी की है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक रामेश्वरम में आज बादल छाए रहने के साथ ही भारी बारिश हो सकती है। वहीं मदुरई में भारी बारिश के कारण सड़कों पर जलजमाव की स्थिति पैदा हो गई है। मदुरई के जिला कलेक्टर ने सथियार डैम में बढ़े हुए जलस्तर का भी निरीक्षण किया है। और अब कुछ दूसरी अहम राष्ट्रीय खबरों पर नजर। खबर महाराष्ट्र से है, जहां पुणे के पिसोली इलाके में एक फर्नीचर गोदाम में आज तड़के आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल के 4 वाहनों ने मौके पर पहुंचकर फिर 3 घंटे की मशक्कत के बाद करीब 6:30 बजे आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया, लेकिन गोदाम का सारा सामान जलकर खाक हो गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। घटनास्थल पर कूलिंग ऑपरेशन अभी भी जारी है।
इस बीच मुंबई के वडाला में एंटॉप हिल इलाके में एक घर ढह गया है। राहत और बचाव कार्य जारी है। अब तक 7 लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है। घायलों को सायन अस्पताल भेजा गया है। दमकल की 4 गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद हैं। भोपाल में बीती रात करीब कमला नेहरू अस्पताल के बच्चा वार्ड में आग लगने से 4 बच्चों की मौत हो गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना पर दुख जताया है और जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग खुद अस्पताल पहुंचे और प्रशासन को तत्काल मदद के निर्देश दिए। विश्वास सारंग ने मीडिया को बताया कि वार्ड में 40 बच्चे थे, जिनमें से 36 सुरक्षित हैं और उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रत्येक मृतक के माता पिता को 4 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है। हमने स्वयं बच्चों को वार्ड में से शिफ्ट किया, दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया था और 4 बच्चों की मृत्यु हुई है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पूरे मामले की जांच के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। एसीएस मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ मोहम्मद सुलेमान जी इसकी जांच करेंगे। जो बच्चे चले गए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, उनको लाया नहीं जा सकता। 4 पर उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। 40 बच्चे थे, जिसमें से 36 सुरक्षित हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी भोपाल से अजीत द्विवेदी इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद हैं। अजीत, सबसे पहले तो यही आप बताइए कि इस वक्त क्या ताज़ा अपडेट है, जिन बच्चों को शिफ्ट किया गया वो कैसे हैं इस वक्त? देखिए, उनमें से कुछ बच्चे जो हैं वो नाजुक हैं, लेकिन उनकी जो भी स्थिति है वो स्थिर बनी हुई है। हालांकि जो 36 बच्चे हैं उनमें से कुछ बच्चों को मामूली सी समस्याएं हैं, लेकिन 2-3 बच्चे जो हैं वो गंभीर हैं, लेकिन उनकी डॉक्टरों का कहना है कि उनकी स्थिति जो है अभी स्थिर है। इसके अलावा आज देखिए सुबह से ही सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं और जो एसीएस हेल्थ एजुकेशन मोहम्मद सुलेमान जो हैं वो जो है घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और जांच उन्होंने शुरू कर दी है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कैबिनेट की बैठक के दौरान कहा है कि पूरे जो मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होंगे या जो कमियां दिखेगी उनको जो है ठीक किया जाएगा। देखिए, एक खबर और निकल के सामने आ रही है कि जब आग लगी थी 8:30-9 बजे के बीच में, तो जो वहाँ पर जो एम्बुलेंस थी वो 15 और जो एम्बुलेंस या जो फायर फाइटिंग जो टीम थी वो 15 मिनट के अंदर पहुंच गई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि जो अस्पताल का जो फायर फाइटिंग सिस्टम था वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा था। ये भी एक जांच का बिंदु हो और इसमें भी जो सामने निकल के जो तथ्य आएंगे जांच के बाद में। हालांकि अभी जो है परिजन जो है उनका जमावड़ा लगा हुआ है अस्पताल के बाहर। जिन परिजनों को शिफ्ट किया गया है नजदीकी अस्पताल में, वहाँ पर सुरक्षित जगहों पर, वहाँ पर भी उनकी लगातार गहन चिकित्सा वहाँ पर चल रही है। जो भी एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम है वो वहाँ पर लगाई गई है, वहाँ पर लगी हुई है। मैं आपको बता दूं कि ये जो अस्पताल है कमला नेहरू, ये जो हमीदिया अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, उसके अंदर ये अस्पताल है और पूरा जो मेडिकल कॉलेज है वो नई बिल्डिंग उसकी बनकर तैयार हो गई है और कुछ ही दिनों में ये अस्पताल जो है वो भी नई बिल्डिंग में शिफ्ट होने वाला था और उसके पहले ये हादसा हो गया है और इसमें जो 4 बच्चों की जान गई है। हालांकि इसमें देखिए राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। विपक्ष का कहना है कि जो मंत्री हैं वो उसमें जिम्मेदारी ले और इस्तीफा दें। हालांकि जांच के बाद पता चलेगा जी जी जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज जिन बचाव कार्य में तुरंत जो नर्स स्टाफ था, जो वहाँ का स्थानीय स्टाफ था, उसने जो वहाँ पर तुरंत कार्रवाई करी है, सहायता दी है, उसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया है और उनका आभार जताया है। अभी तक जो स्थिति जो है वो नियंत्रण में है और पूरी तरीके से जो बच्चे हैं उनको इलाज पर फोकस किया जा रहा है कि उनको अच्छा इलाज मिले। जो नवजात बच्चे जो कि अभी कुछ बच्चे गहन चिकित्सा में भी हैं, उनको पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है कि उनको पूरी तरीके से इलाज अच्छा मिले और वो स्वस्थ हों। और बाकी जो 4 जो परिवार जिन्होंने कि अपने बच्चों को खोया है, नवजातों को खोया है, उनको सरकार ने 4-4 लाख रुपए की जो है सहायता राशि जो है वो घोषित की है। और इसके अलावा जो अन्य बच्चे जो हैं उनको भी जो जख्मी हुए हैं, जो तमाम जो उनको समस्याएं हैं उनको ठीक करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। आए दिन अजीत, आप भी सुनते होंगे अखबारों के जरिए, टेलीविजन के जरिए कि अलग अलग शहरों में इस तरह घटनाएं होती हैं और उसमें सबसे पहली वजह जो बताई जाती है वो शॉर्ट सर्किट की बताई जाती है। कोई जानकारी कि इसके पीछे क्या वजह थी? क्या शॉर्ट सर्किट ही है या कोई और वजह अब तक की जांच में? देखिए, अब तक की जो मामला जो जांच सामने आई है, जो भी बिंदु सामने आए हैं, तो
जो प्रथम दृष्टया जो है ये शॉर्ट सर्किट का मामला लग रहा है, जो कि जो वहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी है उन्होंने बताया कि जो वेंटिलेटर जो गहन चिकित्सा जो कक्ष है वहाँ से वेंटिलेटर में आग की चिंगारियां निकली और वहीं से जो है आग भड़की है। तो कहा जा रहा है कि ये शॉर्ट सर्किट का मामला हो सकता है, जो कि अस्पताल की बिल्डिंग पुरानी है, पूरे जो उपकरण भी जो लगे हुए हैं, जो बिजली की फिटिंग है वो भी पुरानी हो चली है और इसीलिए जो बड़ा एक नया अस्पताल बनाया गया है वहाँ पर शिफ्ट करने की जो है प्रक्रिया जो है वो जारी है। हालांकि देखिए शॉर्ट सर्किट हम कह सकते हैं कि प्रथम दृष्टया जो है वो सामने आया, लेकिन जो असली तथ्य हैं जो वो जांच के बाद ही सामने आएंगे, किस तरीके से आग लगी और किस तरीके से इतनी ज्यादा फैल गई कि करीब 20 से 25 जो है दमकल की गाड़ियां वहां पर तुरंत पहुंच गई और तुरंत आग पर काबू पाया गया। देखिए ज्यादातर जब आगे लगती है तो जलकर मृत्यु नहीं होती है दम घुटने से, क्योंकि जिस तरीके से धुआं भर गया था वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया था, तो जो दम घुटता है उससे ज्यादा जो जहरीली जो धुआं होता है उसके कारण से दम घुटने से जो है अक्सर जो है मृत्यु जो होती है। हालांकि जलने से बहुत कम मृत्यु जो है ऐसी घटनाओं में होती है और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है कि जो नवजात बच्चे थे उनकी दम घुटने से मृत्यु हुई है, जो कि बहुत ज्यादा धुआं जो है पूरे हॉल में जो पूरा अस्पताल था बच्चों का वहां पर फैल गया था और किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि जो स्टाफ था उसने तत्परता से तुरंत जान जोखिम में डालकर 36 से ज्यादा बच्चों को वहां से निकाला, सही बच्चों को वहां से निकाला, लेकिन 36 बच्चे जो है सकुशल बचा लिए गए और 4 बच्चों की दुर्भाग्यवश जो है उनकी मृत्यु हो गई है। तो अभी तो सामने आ रहा है कि जो शॉर्ट सर्किट जो है वो सामने आ रहा है, वो बताया जा रहा है, लेकिन जांच होने के बाद ही जो तथ्य सामने आएंगे कि क्या प्रॉब्लम थी, क्या समस्या थी और किस तरीके से ये आग लगी और किस तरीके से फैली, इसके पीछे क्या वाजिब कारण थे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अजीत, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को भोपाल से हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। रफाल डील को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आज सारी सच्चाई सामने आ गई, जो हुआ 2007 से 2012 के बीच। मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि रफाल को लेकर 2019 के चुनावों से पहले विपक्षी दलों ने, खासकर कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से एक झूठा माहौल बनाने की कोशिश की। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत में नहीं है, वो इटली में है, लिहाजा वहीं से इस खुलासे पर वो जवाब दें। इटली से राहुल गांधी जवाब दें। जो भ्रम फैलाने की कोशिश राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने इतने वर्षों तक किया है, आज ये खुलासा हुआ है कि उन्हीं के सरकार के कालखंड 2007 से 12 के बीच में ये कमीशन खोरी हुई है और मिडिल बैंक का नाम भी सामने आया है। और भाजपा प्रवक्ता ने एक दस्तावेज को प्रस्तुत करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी की सरपरस्ती में रफाल खरीद के लिए बाकायदा कमीशन खोरी के लिए एक लिखित समझौता भी किया गया था। 10 वर्षों तक ये जो नेगोशिएशन हुआ है, ये एयरक्राफ्ट के लिए नेगोशिएशन नहीं हो रहा था, ये कमीशन के लिए नेगोशिएशन हो रहा था कि कितना कमीशन चाहिए। आज ये सामने आया है और इस संदर्भ में एक कागज में आपके सामने रखने वाला हूं और इसका टाइटल है, जो मीडिया पार्ट ने भी छापा है, एग्रीमेंट फॉर कमीशन। अग्रीमेंट फॉर कमीशन। कांग्रेस के कालखंड में एग्रीमेंट फॉर परचेस तो हमने देखा नहीं, नेगोशिएशन को कंक्लूड होते हुए देखा नहीं, मगर वेल यस, देयर वाज अ अग्रीमेंट ऑन कमीशन। और संबित पात्रा ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए अपनी पार्टी का नाम बदलने की नसीहत दी है। INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस को रीनेम किया जाए और कहा जाए कि INC का अर्थ इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है। INC का अर्थ है आई नीड कमीशन। आई नीड कमीशन। बिना कमीशन के ये कुछ नहीं करते हैं। आई नीड कमीशन। सोनिया गांधी कहती है आई नीड कमीशन, राहुल गांधी कहते हैं आई नीड कमीशन, प्रियंका वाड्रा आई नीड कमीशन, रॉबर्ट वाड्रा आई नीड कमीशन। ये INC मतलब आई नीड कमीशन। और ये सिलसिला कोई आज का नहीं है, जब से कांग्रेस पार्टी है तब से आई नीड कमीशन है। बढ़ेंगे आगे। भाजपा नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस वार्ता में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक द्वारा किए गए जमीन सौदों पर सवाल खड़े किए हैं। 5 जमीन सौदों को खुलासा करते हुए उन्होंने सवाल पूछा कि नवाब मलिक, आपने मुंबई के गुनहगारों, मुंबई में बम विस्फोट करने वालों से जमीन आखिर क्यों खरीदी? ऐसी कौन सी बात थी कि जिसकी वजह से मुंबई के गुनहगारों ने LBS रोड पर 3 एकड़ जमीन आपको सिर्फ
20 लाख रुपए में दे दी। नवाब मलिक जी 2003 में जब ये सौदा शुरू हुआ और 5 में समाप्त हुआ, आप मिनिस्टर थे, पर क्या आप जानते नहीं थे सलीम पटेल कौन है? और सबसे बड़ी बात, मुंबई के गुनहगारों से आपने जमीन क्यों खरीदी? और ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण ये मुंबई के गुनहगारों ने एलबीएस रोड पर 3 एकड़ की जमीन आपको 20 लाख रुपए में दे दी? और इसलिए ये सीधा संबंध अंडरवर्ल्ड से दिखाई देता है। पर इतना ही नहीं है, ऐसी कुल मिलाकर मुझे 5 प्रॉपर्टीज छपड़ी है, जिनमें से 4 में तो 100% अंडरवर्ल्ड का एंगल है। और अब बात अफगानिस्तान की करेंगे। अफगानिस्तान की स्थिति पर भारत द्वारा आयोजित होने वाला दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद कल नई दिल्ली में होगा। ये संवाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के स्तर पर आयोजित किया जाएगा और इसकी अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। इस संवाद में रूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान और चीन को भी बैठक के लिए इनवाइट किया गया था, लेकिन ये दोनों देश हिस्सा नहीं ले रहे हैं। बैठक में अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम से पैदा सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में अफगानिस्तान में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने का समर्थन किया जाएगा। संवाद से पहले अजीत डोभाल आज शाम उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के सुरक्षा सलाहकारों के साथ विशेष चर्चा करेंगे। ग्लोबल सर्विसेज कॉन्क्लेव 2021 में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं। Exploring potential growth sectors beyond the ITES sector. Of course, Manik rightly said, I'm not very delighted at this 7% growth that somebody called phenomenal in that video presentation. But Manik bhai, I'm not even happy about a 15% growth for that matter. This is one sector which truly has a phenomenal future, if you ask me. And I'd like to give you some statistical background to where this sector was and what outstanding work you actually have done, but somewhere along the line it seems to have slowed down. My colleagues just told me in the year 2000, while we had a goods export of about $45 billion, our services export was about $10 billion. So you were 1/4 of the goods export. By 2015-16, services had grown to about 154 billion and goods was at about 262 billion. So you were almost at over half of what the goods or merchandise export was. That was a truly good period, I think, and IT sector must have played a phenomenal role in this massive ramp up to 154 billion. Of course, India opened up, the telecom sector opened up, we had more technology-based exports coming into the field. But since then is when that 7% growth has now come into the picture. And while of course last year we were at 206 billion and this year you aspire to be at 250 billion, kindly bear in mind that while you were at 206, goods was at about 290. So you were almost at 60% of goods export. But if you even now do 250 billion this year, I'm confident merchandise is going up to 400 billion. So you've again come down in some sense in relation to goods. And I would like to propose that there should be a race to the top between goods and services. In another part of your presentation, you said 60% of the economy comes from services.
or you provide more than half the employment in the country. And considering that, I think there's no reason why, when we are looking at going up to $1 trillion of merchandise export, services should also not be aspiring to look at $1 trillion of services export. And I would think we should truly look at this kind of a transformational growth in this sector, so that both goods and services can each contribute $1 trillion to the national GDP, one through goods, one through services, and let's make the game even between the two sectors. It's possible, it's truly possible. We have some wonderful skill sets in the country. The way IT industry, of course, is growing is very, very exciting.